नमस्कार, भारत एट 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो खबर राज्यों की, साफ तौर पर जो तमाम राज्य हैं उनकी खबरें भी हम आपके साथ यहां पर साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब अंबेडकर मामले पर विपक्षी दलों के हंगामे पर अमित शाह का पलटवार। कहा, इस मामले में कांग्रेस नेताओं के बयान निंदनीय। कांग्रेस खुद आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस को 2 टूक। कहा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का अपमानजनक रवैया किसी से नहीं छिपा। भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए किया अथक काम। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित। हंगामे को लेकर सरकार का कड़ा संदेश। कहा, बाबा साहेब के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस नहीं कर सकती देश को गुमराह। बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से कर रहे हैं बातचीत। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति हुई और मजबूत। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस निर्देशक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। और चलिए शुरुआत करते हैं भारत एट 7 की, और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार से काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है। अब प्रदेश में उद्योग विभाग की तरफ से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में निवेश से बढ़ेगा रोजगार। बिहार में बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर। बिहार में 28,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति। बिहार में बनने लगा उद्योगों के लिए माहौल। बिहार सरकार निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। बिहार में निवेश के लिए हो रहे हैं सम्मेलन। 260 इकाइयों के 4,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंजूर। बिहार के उद्योग को पंख लगने वाले हैं, नौकरियों की बरसात होने वाली है। उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जबकि 35 इकाइयों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अब राज्य सरकार बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है। समझा जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य में हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। पटना में 19 और 20 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरी बार होगा कि राज्य में ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से अब तक 82 देशों के दूतावासों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट है, जो इन्वेस्ट बिहार आप कह सकते हैं कि विभिन्न विभागों में बिहार में जहां संभावनाएं हैं निवेश करने की, वैसा एक हमारा कार्यक्रम है जहां हम बिहार की नीतियों के बारे में बताएंगे। टेक्निकल सेशंस हैं अलग अलग, उस पर बड़ी चर्चा होगी। सीईओज़ के साथ राउंड टेबल भी है। और कोई बिहार में क्यों निवेश करे तो राज्य सरकार की ओर से उनको हम विश्वास भी दिलाएंगे कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और बिहार में काम करना सरल है। केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार की नीतियों का फल बिहार को मिलने लगा है। अब एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। हाल ही में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नवादा में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ब्रिटेनिया ने 2 फैक्ट्री लगाई है। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। यह बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए का संयंत्र स्थापित किया है। अब यह कंपनी बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रही है।
हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो लगभग 1,10,000 से भी अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर आएंगे और 25,000 करोड़ से भी निवेश का एक अनुमान आप लगा सकते हैं। बिहार सरकार निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए अपने लैंड बैंक को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में सुधार से भी बिहार की छवि काफी सुधरी है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा भी बिहार पर बढ़ा है। उद्योग विभाग ने जुलाई से ही निवेशकों को निमंत्रण देने का अभियान शुरू कर दिया था। कोलकाता से लेकर मुंबई तक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिससे निवेशकों की राय बिहार को लेकर बदली है। इसी का असर है कि बिहार में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। दिव्य और भव्य महाकुंभ, जी हां, 13 जनवरी से शुरू होकर महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी साधु संत भी महाकुंभ के लिए आ रहे हैं और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को तो महाकुंभ खूब रास आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जापान, स्पेन से विदेशी संत भी पहुंचे महाकुंभ। दिव्य, भव्य, स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद हुए विदेशी संत। सनातन संस्कृति का महापर्व विदेशी संतों को आ रहा है रास। विदेशी संतों ने कहा, जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री संत। डिजिटल महाकुंभ से विदेशी संत बहुत खुश। महाकुंभ में स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर जोर। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के पहले महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से आए साधुओं के अलावा विदेश से भी साधु संत पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंचे इन विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नई व्यवस्था रास आ रही है। बहुत पुराना की बात है। हम तो एक योगा का किताब मिला मेरे घर के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं, हम सोचते ये तो अच्छा है। फिर हम तो कृष्ण मूर्ति देखा, तो कृष्ण मूर्ति सुन रहे तो हाँ ये तो बढ़िया, ये तो सही है, इसलिए। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संत ज्यादा नजर आ रहे हैं। देश विदेश से साधु संत पहुंच रहे हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को महाकुंभ रास आ रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता एवं महामंडलेश्वर केको कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। योगी जी की तरफ से जिस तरह भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लेकर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल सहित दुनिया के विभिन्न देशों में अब तेजी से हो रहा है। विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा, कोना कंदरा से तपस्वी, सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर है। संत इससे काफी खुश हैं। सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। हर 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अनुमान है कि इस दौरान 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी के साथ ही महाकुंभ में गीता प्रेस भी अपना कैंप लगाने जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तकों का लाभ तो मिलेगा ही। गौरतलब है कि दुनिया भर में धार्मिक पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। महाकुंभ में लगेगा गीता प्रेस का कैंप।
महाकुंभ में गीता प्रेस का 2 करोड़ पुस्तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य। तैयार हो रही है महाकुंभ पर्व पुस्तिका। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा धार्मिक पुस्तकों का लाभ। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंप लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को धार्मिक पुस्तकों का लाभ मिलेगा। 10 जनवरी तक ट्रकों के माध्यम से गीता प्रेस की किताबें इन कैंप तक पहुंच जाएंगी। इस बार गीता प्रेस लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक साहित्य उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा गीता प्रेस की विशेष पुस्तिका महाकुंभ पर्व भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो महाकुंभ कुंभ के महत्व को समझाने के मकसद से तैयार की गई है। ये पुस्तिका 5 रुपए में उपलब्ध होगी और इसमें महाकुंभ के धार्मिक व आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। इस वर्ष भी वहाँ एक गीता प्रेस का बहुत बड़ा अपना कैंप लग रहा है। उसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत बड़ा अपना गोडाउन बन रहा है। गोडाउन में पुस्तकें हमारी स्टॉक में वहाँ रहेंगी, ताकि वहाँ जो स्थानीय पुस्तक विक्रेता हैं, जो कुछ पुस्तक विक्रेता ऐसे भी हैं जो कुंभ के मेले में ही या बड़े बड़े मेले में ही पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पुस्तक उसी मूल्य पर उपलब्ध हो जाए जिस मूल्य पर वो गीता प्रेस से होलसेल रेट पे प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंप में श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, पुराण और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होंगे, ताकि हर भाषा क्षेत्र के श्रद्धालु इसे प्राप्त कर सकें। इस बार महाकुंभ में गीता प्रेस ने 2 करोड़ की पुस्तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा है। जो कल्पवास में जाते हैं वो प्राय उनके पास समय काफी रहता है। सत्संग आदि करने के बाद, स्नान ध्यान पूजन के बाद उनके पास जो समय रहता है उसमें वो गीता प्रेस की पुस्तकें वहाँ मंगा के पढ़ते हैं और कुछ तो अनुष्ठान भी करते हैं। कोई वहाँ भागवत पढ़ता है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर लेता है, मास पारायण कर लेता है। इस तरह से वो कल्पवासियों के लिए वहाँ पहले से ही लगभग 10 जनवरी से ही हम वहाँ पुस्तक उपलब्ध कराने की बात सोच रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में धार्मिक पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध गीता प्रेस से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इन पुस्तकों में सर्वाधिक संख्या 15.5 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता की है। इसके अलावा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड की पुस्तकों की संख्या भी करोड़ों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में हवा फिर हुई जहरीली। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात दिल्ली की आबो हवा की कर लेते हैं। अभी ना दिवाली का सीजन है और साथ ही पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का मौसम भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दम घोंटू दिल्ली में कहां से आई जहरीली हवा? ना पराली ना दिवाली, फिर क्यों गहराया प्रदूषण? दिल्ली NCR की हवा में फिर घुला प्रदूषण का जहर। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में दिल्ली में AQI 450 पार। दिल्ली में गंभीर हालत को देखते हुए ग्रैब 4 लागू। दिल्ली की दूषित हवा से राजधानी के लोग परेशान। स्कूलों में हाइब्रिड मोड पढ़ाई। स्कूलों में फिजिकल उपस्थिति की बाध्यता खत्म कर ऑनलाइन विकल्प भी दिया गया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में बुधवार सुबह AQI 450 तक पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेव 4 लागू है, लेकिन इसके बावजूद हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। निर्माण गतिविधियों और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित सख्त उपायों के बावजूद कई क्षेत्रों में प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऐसे समय में बढ़ रहा है जब ना दिवाली है और ना ही पराली जलाई जा रही है। दिल्ली के 37 इलाकों में पॉल्यूशन पॉइंट बने हैं, जहां पॉल्यूशन के स्तर को मापा जाता है। आज यानी 18 दिसंबर को इन 37 पॉल्यूशन पॉइंट में से ज्यादातर पॉइंट पर AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 483, आनंद विहार में AQI 481, नेहरू नगर में AQI 480, अलीपुर और मुंडका में AQI 473, CRRI मथुरा रोड, पटपड़गंज और रोहिणी में AQI 466 दर्ज किया गया। साथ ही नरेला और सोनिया विहार में AQI 463, RK पुरम में AQI 462, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 457, ITO में AQI 455, IGI हवाई अड्डा T3 में AQI 418 और लोधी रोड 392, चांदनी चौक में AQI 373 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फूल जा रही है, सुबह अभी भी ये चलने में सांस फूल रही। पोल्यूशन को लेके तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। आजकल स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते। बच्चों को, एल्डर पीपल को प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से पेरेंट्स भी दिक्कत में है। एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली में रहने लायक रही ही नहीं है अब दिल्ली। इस समय तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन 400 से पार होता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि दिल्ली में मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है इस समय। आँख में जलन थोड़ा हो रहा है और नाक में सांस लेने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दिल्ली में हवा बिल्कुल शांत हो गई है, जिससे प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दिल्ली में कोहरे का कहर भी शुरू होने वाला है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार देखने को मिला। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में ग्रेव 4 भी लागू कर दिया गया है। कैमरामैन राहुल कुहार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। और वक्त यहाँ पर हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं और बात करेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के 68 साल की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की यात्रा के 17 दिसंबर 2024 को 68 साल पूरे होने पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसका उल्लेख किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्य प्रदेश विधानसभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के हुए 68 साल। 1956 में 17 दिसंबर के दिन हुई थी पहली बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का सफर रहा अभूतपूर्व। 1 नवंबर 1956 को 4 रियासत मिलाकर बना था मध्य प्रदेश। विधानसभा के 68 साल पूरे होने पर सदन में हुई चर्चा।
लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपने महान संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण स्थापित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधान मंडलों की महती भूमिका रहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा को 17 दिसंबर को 68 साल हो गए। 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था। विधानसभा के 68 साल पूरे होने पर सदन में चर्चा की गई। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने ये माना कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सफर अभूतपूर्व रहा है और सबको इसकी गरिमा का पालन करना चाहिए। विधानसभा में भी हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में दोनों ने पक्ष और विपक्ष ने मिलकर सुचारू रूप से चलाई है। सामंजस्यपूर्ण तरीके से विधानसभा के संचालन से निश्चित रूप से हमारे प्रदेशवासियों को लाभ होता है। सदन ज़्यादा चले इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर है और गैर जरूरी मुद्दों पर सदन को बाधित नहीं करना चाहिए। सुर्खियों में आने के लिए सदन को बाधित नहीं करना चाहिए, बहस करना चाहिए। बहस मतलब विवाद से बेहतर संवाद होता है, तो संवाद का एक बहुत अच्छा मंच है लोकतंत्र का जो ये विधानसभा है, तो इसका उपयोग होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में कई नवाचारों को अपनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आए विधायकों की सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाए। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई है कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधानसभा के कार्य को प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई विधान पोर्टल और मोबाइल ऐप एक उल्लेखनीय पहल है। सदन में विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को लेकर उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने भी चर्चा की। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर संसदीय विद्यापीठ स्थापित किया, जिसमें देश भर के पत्रकारिता जगत के से जुड़े हुए विद्यार्थी आकर शोध भी करते हैं और संसदीय परंपराओं की जानकारी भी लेते हैं। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज भोपाल। और दिल्ली में घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस इनकी पहचान कर वापस इन्हें बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के द्वारिका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की तलाश में पुलिस का भारी भरकम दल निकला है। दिल्ली पुलिस की टीम जोर शोर से देश की राजधानी में गलत तरीके से आकर रह रहे रोहिंग्या की तलाश कर रही है। पुलिस घर घर जाकर झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों की पहचान कर उनकी कागजों की जांच कर रही है और जिस भी मकान मालिक ने गलत तरीके से इनको यहां पर लाकर बसाया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की एक टीम द्वारका जिले के छावला इलाके में पहुंची और वहां खेतों के बीच में असम से आकर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, एनआरसी और पैन कार्ड की जांच की। ये लोग असम के विभिन्न इलाकों से इस झुग्गी में आकर रह रहे थे। इस सुनसान झुग्गी में रहने के लिए उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह देना पड़ता है। डीसीपी अंकित सिंह और एसएचओ छावला के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान के तहत पिछले कुछ दिनों में कई संदिग्ध की पहचान की गई और अब टीम असम और बंगाल के विभिन्न इलाकों में उनके पहचान पत्र की जांच करने के लिए गई हुई है। ये ड्राइव हमने बड़ी ही इंटेंसिव तरीके से चलाई है और इसकी सक्सेस भी हमें मिली है। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज लग रहे हैं। उसके लिए कर वेरिफिकेशन के लिए हमारी टीमें कलकत्ता और असम के पार्ट्स में गई हैं, जहां पर इस तरीके के अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट बने हैं तो उसको वेरीफाई कराने के लिए टीम निकल चुकी हैं। जो कभी यह कहते थे हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, आज वह पहचान पत्र लेकर आगे आकर खड़े हो गए। यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि वह कबाड़ी और कूड़ा बीनने का काम करते हैं और राजधानी में दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वह सहयोग कर अपने कागज दिखाने को भी तैयार हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया, आधार कार्ड, वोट कार्ड, एनआरसी, सब कुछ दे दिया है। पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए भी दे दिया है। वो बाकी जो अफसर आए उनके पास भी हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया है। हमारा सब कुछ ठीक है। कहाँ के रहने वाले? हम आसाम के हैं। दिल्ली पुलिस जल्द ही इन आंकड़ों और अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जो भी गलत तरीके से देश में घुस आया है और राजधानी में रह रहा है, उसे डिटेन कर डिपोर्ट करेगी।
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका से आकर रह रहे कई अवैध निवासियों को द्वारका की पुलिस ने पकड़ा था और लगभग 300 की संख्या में पिछले साल डिपोर्ट किया था और अब उनकी तैयारी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।